हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। अभी तक अपन ने राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 में चैप्टर 4 मैन्युफैक्चर पोजीशन एंड सेल उसमें सेक्शन 22 तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें सेक्शन 18 रह गया था। ये चैप्टर है जो सेक्शन 16 से लेके 27 तक दिए गए हैं। इस चैप्टर में आज अपन डिस्कस करेंगे सेक्शन 18, 23, 24, 26 और 27। सेक्शन 18 क्या बोलता है? रिमूवल ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल फ्रॉम डिस्टिलरी एटीसी, यानी कि आसमानी आदि से आबकारी वस्तुओं का हटाया जाना। तो इसमें ये बोला गया है कि इस एक्ट में जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, कोई भी डिस्टिलरी है, पोस्टिल है, या फिर वेयर हाउस है, या फिर कोई अदर प्लेस है जो कि लाइसेंस्ड है आबकारियों की वस्तुओं को रखने के लिए, कि एक्साइजेबल आर्टिकल को रखने के लिए लाइसेंस्ड है, उनसे एक्साइजेबल आर्टिकल तब तक रिमूव नहीं किया जाएगा जब तक अगर कोई पे है जो पेड करना है, या फिर कोई शुल्क है जो बकाया है, तब तक वो शुल्क अदा नहीं कर दिया गया हो, या फिर उस पेमेंट को अदा करने के लिए कोई बॉन्ड है वो एग्जीक्यूटेड नहीं कर दिया गया हो, तब तक ये एक्साइजेबल आर्टिकल है वो किसी भी वेयर हाउस से या फिर डिस्टिलरी से या फिर पोस्टिल से हटाया नहीं जाएगा। यानी कि कोई भी आसवानी है, मद निर्माणशाला है, या घटबप का है, भंडारण है, इन सब से कोई भी आबकारियों की वस्तु हटाई नहीं जाएगी जब तक कोई पेमेंट है वो अदा नहीं कर दिया गया, यानी कि जो पेमेंट है वो पेड नहीं कर दिया गया हो, या फिर कोई भी उस पेमेंट को पेड करने के लिए कोई भी बॉन्ड है वो एग्जीक्यूटेड नहीं कर दी गई हो, तब तक ये एक्साइजेबल आर्टिकल है वो वहां से रिमूव नहीं किया जाएगा। अब है सेक्शन 23। सेक्शन 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर और वुमेन एंड ऑफ सर्टेन अदर पर्संस, यानी कि प्रोहिबिशन लगाया गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए जो कि 18 ईयर से कम की चिल्ड्रन है, या फिर वुमेन है, या फिर कोई सर्टेन अदर पर्सन है, 18 वर्ष से कम आयु के बालकों की अथवा स्त्रियों की, या फिर कोई अदर पर्सन है या कोई अन्य व्यक्ति है कि नियोजन का प्रतिषेध लगाना। ये बात सेक्शन 23 बोलता है। ये इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई पर्सन है जो लिक्विड का बिजनेस करने के लिए लाइसेंस्ड है, यानी कि वो लिक्विड का बिजनेस कर सकता है अपनी परमिसेज में, तो उस परमिसेज में जिस टाइम वो बिजनेस आवर में काम कर रहा है, या फिर उस टाइम जो लोग उससे खरीदने आ रहे हैं, यानी कि बाय करने आ रहे हैं, कोई भी जो शराब है या फिर कोई स्प्रीट है वो, तो उस समय इन 3 लोगों को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है कि उस समय वहां पे उनको नियोजित नहीं किया जाएगा, कि विथ और विदाउट रेम्युनरेशन, यानी कि पारिश्रमिक सहित और पारिश्रमिक रहित उनको यहाँ पे प्रोहिबिशन किया गया है। पहला है अंडर द एज ऑफ 18 ईयर, यानी कि कोई भी 18 ईयर से कम का बच्चा है उसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया है कि उसको एम्प्लॉय नहीं रखेगा, या फिर एम्प्लॉय रखने के लिए जो कि इजाजत है वो नहीं दी जाएगी, यानी कि परमिट नहीं किया जाएगा। फिर है कोई लेपर, यानी कि कोई कुष्ठ रोग, या फिर सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शस डिजीज, यानी कि कोई भी जो संक्रामक रोग से ग्रस्त है उसको यहाँ पे प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। फिर इसका क्लोज टू बोलता है कि कोई भी वुमेन है उसको तब तक एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, या फिर एम्प्लॉय करने के लिए परमिट नहीं दिया जाएगा, परमिशन नहीं दी जाएगी, जब तक एक्साइज कमिश्नर है उससे कोई लिखित जो रिटर्न में नहीं लिखवा लिया जाता, रिटर्न परमिशन उनसे नहीं ले ली जाती है, तब तक किसी भी वुमेन को ना तो एम्प्लॉय करेगा या ना ही एम्प्लॉय करने के लिए परमिशन ग्रांट करेगा। फिर है क्लोज थर्ड बोलता है कि जो बात क्लोज 2 में बोली गई है उन उसके अकॉर्डिंग रहते हुए
जो भी अनुज्ञप्ति है, यानी कि जो भी लाइसेंस दिया गया उसको इंडोर्स किया जाएगा या फिर मॉडिफाइड किया जाएगा या फिर विड्रॉल कर लिया जाएगा, यानी कि उसको पष्टांकित किया जाएगा या फिर उपांतरित कर लिया जाएगा या फिर उसको वापस ले लेगा। यानी कि क्लोज 2 में जो बात वुमेन की गई है, जिसको कि कमिश्नर है जो बाय रिटन परमिशन देता है किसी कोई भी वुमेन को जिस परमिसेस में लिक्विड या फिर कोई स्प्रिट का बिजनेस हो रहा है वहां पे नियोजित करने के लिए, यानी कि वहां पे काम करने के लिए। तो इसमें ये बोला गया है कि जो लाइसेंस दिया गया है उसको इंडोर्स किया जाएगा या फिर मॉडिफाइड भी किया जाएगा या फिर विड्रॉल कर लिया जाएगा एक्साइज कमिश्नर के द्वारा। अब बात करते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 बात करता है ग्रांट ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ मैन्युफैक्चर। यानी कि कोई भी जो कमिश्नर है, एक्साइज कमिश्नर है, वो सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग रहते हुए राजस्थान जो स्टेट है उसमें जहाँ पे भी इस एक्ट का एक्सटेंड है, यानी कि जो एक्ट लागू होता है, ये जो आबकारी योग्य यानी कि राजस्थान एक्साइज एक्ट है, आबकारी अधिनियम है, वो वहाँ पे लागू होता है। वहाँ पे एक्साइज कमिश्नर है वो लाइसेंस ग्रांट कर सकता है किसी भी मैन्युफैक्चर के लिए या फिर सप्लाइंग के लिए या फिर इन दोनों के लिए या फिर सेलिंग के लिए या फिर रिटेल के लिए या मैन्युफैक्चर और सप्लाइंग दोनों के लिए। कोई भी लिक्विड है यानी कि देसी शराब है या फिर फॉरेन लिक्विड है यानी कि कोई विदेशी शराब है, उनका लाइसेंस ग्रांट कर सकता है राजस्थान राज्य के, राजस्थान स्टेट है उसके किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि सेल करने के लिए या फिर उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस जो ग्रांट कर सकता है वो कमिश्नर कर सकता है। ये बात बोली गई है। इसमें 3 बातें बोली गई है, मैन्युफैक्चर, और सप्लाइंग बाय होलसेल और बोथ। ये बात बोली गई है कि एक्साइज कमिश्नर है वो लाइसेंस ग्रांट कर सकता है मैन्युफैक्चर ऑफ सप्लाई यानी कि विनिर्माण करने के लिए या फिर बाय होलसेल, सप्लाइंग बाय होलसेल, थोक में प्रदान करने के लिए किसी भी देसी शराब या फिर विदेशी शराब, यानी कि कंट्री लिक्विड है या फिर फॉरेन लिक्विड है, उनका मैन्युफैक्चर और सप्लाई करने के लिए, जो कि होलसेल में भी हो सकता है या फिर दोनों, इन दोनों बोथ के लिए। फिर सेकंड बात बोली गई है सेलिंग बाय होलसेल और बाय रिटेल, लेकिन थोक या खुदरा विक्रय के लिए भी वो परमिशन ग्रांट कर सकता है, लाइसेंस इश्यू कर सकता है। सेलिंग बाय होलसेल यानी कि थोक के लिए या फिर रिटेल के लिए, इन दोनों के लिए भी वो परमिशन ग्रांट कर सकता है। थर्ड बात बोली गई है मैन्युफैक्चर और सप्लाइंग बाय होलसेल।
विनिर्माण करने या फिर थोक में प्रदाय करने के लिए भी परमिशन ग्रांट कर सकता है। ये 3 चीज करने के लिए एक्साइज कमिश्नर है जो परमिशन ग्रांट कर सकता है। ये बात बोली गई है सेक्शन 24 में। अब आते हैं 25 है जो कि डिलीट कर दिया गया है। अब आते हैं सेक्शन 26 पे। सेक्शन 26 बात करता है ग्रांटी ऑफ एक्सक्लूसिव में और ग्रांटी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज में और असाइनिंग में लेट और असाइनिंग यानी कि अन्य विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति अपने जो विशेषाधिकार है वो पट्टे पे दे सकता है या फिर समुदेशन कर सकता है। यानी कोई भी जो ग्रांटी है वो अपने राइट्स जो प्रिविलेज है वो किसी को लेट कर सकता है या फिर असाइन कर सकता है। ये बात बोली गई है सेक्शन 26 में। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो लाइसेंस्ड है किसी भी आबकारी की वस्तु यानी कि एक्साइजेबल आर्टिकल के लिए, तो वो अपने जो राइट्स हैं वो किसी अन्य व्यक्ति यानी कि किसी अदर पर्सन को वो लेट कर सकते हैं, यानी कि पट्टे पर दे सकता है या फिर असाइन कर सकता है, समुदेशन कर सकता है। तो जो जिसको पट्टे पे दी गई है जो भी राइट्स है जिसको पट्टे पे या फिर असाइन किए गए हैं वो अपने राइट्स तब तक एक्सरसाइज नहीं करेगा जब तक कि एक्साइज कमिश्नर है उसको लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कर देता है। यानी कि कोई भी जो एक्साइज कमिश्नर है वो उसको अनुज्ञप्ति नहीं दे देता है तब तक वो अपने राइट्स है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। ये बात बोली गई है सेक्शन 26 में। अब बात करते हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 बोलता है कि जिसको लेट किया गया है फिर असाइन किया गया है उन पे कोई भी पेमेंट है वो कैसे रिकवर करेगा। प्रिविलेज ऑफ सम ड्यू टू recovery by grantee of exclusive privilege of sum due to him। अन्य विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति है उसके अनुसार कोई भी राशि है जो किस प्रकार से वसूल की जाएगी, कोई भी सम है वो किस प्रकार से रिकवर किया जाएगा, ये बात करता है सेक्शन 27। तो इसमें जो भी टीनेंट है ये बात बोली गई है कि अगर कोई टीनेंट है या फिर लैंड होल्डर है कि भूधारक है या फिर कोई काश्तकार है, इनमें कोई भी लॉ है जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो उसी प्रकार से जो रिकवर किया जाएगा जो कि लगान की कोई राशि बकाया हो उस हिसाब से वो रिकवर किया जाएगा। कोई भी रेंट है वो उस प्रकार से रिकवर किया जाएगा कि उनपे कोई लगान बकाया हो, टेनेंट और लैंडलॉर्ड, इस प्रकार से ये रिकवर किया जाएगा। फिर इसके प्रोविजो बोलता है, प्रोविजो में एक बात बोली गई है कि इसको बार नहीं किया गया यानी कोई भी इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये जो रिकवरी है वो किसी भी
सिविल सूट से करना चाह रहा है तो इस चीज पे यानी कि इस एक्ट में इस बात पे कोई भी प्रभाव यानी कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेक्शन 10A में नहीं सॉरी 9B में सिविल कोड है उसका जुडिक्शन बार किया गया था, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि सिविल सूट के अकॉर्डिंग ये जो सम है वो रिकवर किया जा सकता है। अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 बात करता है ड्यूटीज, फीस एंड सरचार्जेस की। ड्यूटीज, फीस एंड सरचार्जेस। कोई भी शुल्क है या फीस है या फिर उस पे सरचार्ज यानी कि कोई भी अधिभार है वो सेक्शन चैप्टर 5 में बात की गई है, जो कि सेक्शन 28 से लेके और सेक्शन 30 ए तक बात करता है। सेक्शन 28 बोलता है ड्यूटी ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल। आबकारी योग्य वस्तुओं पर शुल्क। तो इसमें बात की गई है कि अगर कोई भी आयात है या फिर निर्यात है यानी कि एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है या फिर ट्रांसपोर्ट है या फिर कोई मैन्युफैक्चर्ड है या फिर कोई कल्टीवेशन है या फिर कोई कलेक्शन है जो कि या फिर कोई भी मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई डिस्टिलरी है या फिर कोई पोस्टिल है या कोई ब्रेवरी है, वो लाइसेंस्ड है इस एक्ट के अनुसार यानी कि इस एक्ट के प्रोविजन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग वो लाइसेंस्ड है। कोई भी जैसे आयात है, निर्यात है, फिर विनिर्माण है या फिर कोई जो घट बक्के हैं या फिर जो मद निर्माणशाला है या फिर कोई आसमानी है या कोई विनिर्मित कोई भी वस्तु है, वो लाइसेंस्ड है यानी कि अनुज्ञप्त है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो उन पे जो शुल्क लगाया जाएगा वो उस दर से यानी कि उस रेट से लगाया जाएगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट है वो अधिरोपित करती है। स्टेट गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट करती है, उस हिसाब से कोई भी ड्यूटी है वो लगाई जाएगी। इन सब पे कोई शुल्क है वो उस दर से लगाया जाएगा या फिर उस रेट या फिर उस रेट से लगाया जाएगा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब करती है। एक्सप्लेनेशन बोलती है कि जो रेट्स लगाए जाते हैं वो डिफरेंट रेट भी हो सकते हैं। डिफरेंट रेट्स भी हो सकते हैं यानी कि कोई भी मैन्युफैक्चर या फिर कोई घटवक का है जैसे या फिर कोई जैसे पोस्टिल है या फिर कोई भी ब्रेवरी है, उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट रेट लगाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 28A की। 28A बात करता है सरचार्जेस की। सरचार्जेस फॉर मिटिगेटिंग नेचुरल और मेड क्लाइमेट्स सेक्शन 28A बात करता है सरचार्जेस फॉर मिटिगेटिंग नेचुरल और मैन मेड क्लाइमेट्स यानी कि प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित कोई आपदा है,
आपदा के शमन के लिए अधिभार। इसमें बात की गई है कि अगर कोई सेक्शन 28 के अनुसार कोई शुल्क लिया जाता है, यानी कि कोई भी जो ड्यूटी है वो ली जाती है एक्साइजेबल आर्टिकल पे, तो उन पे सरचार्जेस लगाए जा सकते हैं। तो उन पे सरचार्जेस हैं वो 50% से 50% से अधिक एक्सीडिंग नहीं होंगी, यानी कि अधिक कोई भी जो सेक्शन 28 के अंदर कोई शुल्क लगाया जाता है, यानी कि कोई भी ड्यूटी लगाई जाती है, उस पे जो सरचार्जेस लगाए जाते हैं वो 50% से ऊपर के नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई ड्यूटी है जो 1 लाख की लगाई गई है, लेकिन उस पे जो 1 लाख शुल्क लगाया गया है, यानी कि कोई ड्यूटी लगाई गई है आर्टिकल पे, लेकिन इन पे जो सरचार्जेज है वो 50% से अधिक नहीं लगाया जाएगा, यानी कि 1 लाख का 50% उस पर सरचार्जेस लगाया जाएगा। फिर इसका क्लोज 2 बोलता है कि कोई जो सरचार्जेज है वो 28 में अगर कोई शुल्क दिया गया है, यानी कि कोई रेट्स दी गई है, वो सरचार्जेज इनके अतिरिक्त होंगे, यानी कि इनके जो रेट्स है उसके अतिरिक्त होंगे, उसके अलावा होंगे जो भी सरचार्जेज हैं वो। फिर क्लोज 3 बोलता है कि जो भी सरचार्जेज हैं वो उसी तरह से उद्गृहित किए जाएंगे, यानी कि उसी तरह से लिए जाएंगे जो सेक्शन 28 के क्लोज 1 बोलता है। फिर क्लोज 4 बोलता है कि कोई भी अगर सरचार्जेज हैं वो लगाए जाते हैं तो उन पे जो रूल्स बनाने का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। फिर क्लोज 5 बोलता है कि इसमें जो भी सरचार्जेस लगाए जाते हैं वो किसी भी जो बाढ़ वगैरह आते हैं, यानी कि फ्लड आता है, या फिर कोई पब्लिक हेल्थ है, या फिर कोई इपमेटिक है, यानी कि कोई महामारी है, बाढ़ है, सूखा है, या फिर लोक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, उन पे वो सरचार्जेस लगाए जाएंगे। ये बात करता है सेक्शन 28A। अब बात करते हैं सेक्शन 29 की। सेक्शन 29 बात करता है मैनर ऑफ क्लेमिंग ड्यूटी। शुल्क अधिक उद्गृहित करने की रीति, यानी कि जो भी ड्यूटी है उनका मैनर क्या होगा उसको लेने के लिए। तो इसमें ये बोला गया है कि जो भी राज्य सरकार है, यानी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो प्रिस्क्राइब करती है उसी हिसाब से जो भी शुल्क है, यानी कि जो भी ड्यूटी है वो उद्गृहित की जाएगी, वो ली जाएगी। तो इसमें सिर्फ इतना ही बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो नोटिफिकेशन के द्वारा, यानी कि बाय नोटिफिकेशन कोई भी जो रूल्स प्रिस्क्राइब करती है उन्हीं के अकॉर्डिंग ये ड्यूटी ली जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 30 की। सेक्शन 30 बात करते हैं पेमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज। पेमेंट अन्य विशेषाधिकारों के लिए संदाय, यानी कि पेमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज। कोई भी जो सेक्शन 30 बात करता है पेमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज, यानी कि अन्य विशेषाधिकारों के लिए संदाय। जो एक्साइज कमिश्नर है वो सेक्शन 24 के जो लाइसेंस ग्रांट करता है उसके अकॉर्डिंग रहते हुए किसी कोई भी जो सम है या फिर कोई भी रेट है वो ले सकेगा, यानी कि इन एडिशन में ले सकेगा। ये बात
सेक्शन 30 बोलता है। अब बात करते हैं सेक्शन 30A की। सेक्शन 30A बोलता है इंटरेस्ट पेएबल ऑन failure to pay excise revenue। इंटरेस्ट पेबल ऑन फेलियर टू पे एक्साइज रेवेन्यू, यानी कि आबकारी राजस्व संदत करने में असफल रहने के लिए कोई संदेह ब्याज है। इसमें ये बोला गया है कि कोई भी अगर जो ड्यूटी है या फिर कोई फीस है या फिर कोई अन्य कोई जो पेमेंट है वो जिस तारीख को यानी कि जिस डेट को देनी थी उस डेट को नहीं देता है और वो ड्यू हो जाती है, तो वो उस पे सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू 2% मंथली ब्याज ले सकेगा। यानी कि 2% जो मंथली है वो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो ले सकेगा अगर उसका पेमेंट है वो ड्यू रह गया है तो। फिर इसमें बात बोली गई है कि कोई भी प्रोविजन बोलता है कि कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इस रेट को कम भी कर सकता है या फिर जो भी सिंपल इंटरेस्ट लगा है उसको कम कर सकता है, या फिर कोई भी सिंपल इंटरेस्ट है या फिर कोई पेमेंट है वो ले लिया गया है तो उसको जो भी ज्यादा पेमेंट रहेगा उसको वापस भी लौटा दिया जाएगा। ये बात बोलता है इसका प्रोविजन। फिर इसमें एक एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन बोलती है कि अगर कोई एक्साइज रेवेन्यू और अगर कोई एक्साइज रेवेन्यू या फिर कोई इंटरेस्ट है वो बकाया रह गया है तो इस इन दोनों में से पहले किसको मतलब किसको अदा किया जाएगा। तो इसमें ये बोला गया है कि कोई भी अगर एक्साइज रेवेन्यू या फिर इंटरेस्ट है वो बकाया रह गया है तो सबसे पहले एक्साइज जो रेवेन्यू है उसको विनियोजित किया जाएगा, यानी कि उसको पहले जमा कराया जाएगा। जो भी एक्साइज रेवेन्यू है उसको जमा करा के फिर जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसको जमा कराएगा। फिर सेक्शन 30A बोलता है सेक्शन 30A बोलता है पावर टू रिड्यूस और वेव इंटरेस्ट इन सर्टेन केसेस, यानी कि कतिपय मामलों में ब्याज को घटाने या फिर अधिकतम करने की शक्ति, यानी कि जो भी पावर है किसी भी इंटरेस्ट को घटाने की यानी कि उसको रिड्यूस करने की या वो किसके पास दी गई है। तो ये जो पावर है वो किसी भी इंटरेस्ट को रिड्यूस करने की या फिर कोई भी अधिकतम यानी कि कोई भी वेव है जो रिड्यूस करने की पावर है वो एक्साइज कमिश्नर के पास दी गई है। यानी कि एक्साइज कमिश्नर अगर उसको लगता है कि किसी भी इंटरेस्ट को रिड्यूस कर दिया जाए या फिर वेव को रिड्यूस कर दिया जाए तो वो एक्साइज कमिश्नर है वो उसको रिड्यूस कर सकता है।